अब आते हैं सेकेंड टूल पे। सेकेंड टूल जो है वो है पॉलीमरेज एंजाइम। और पॉलीमरेज एंजाइम के बारे में मैंने ऑलरेडी बता दिया है कि जब आपको क्लोनिंग कराना होगा तो आपको डीएनए पॉलीमरेज यूज करना है, और जब आपको एक्सप्रेशन कराना है दैट मीन्स कि आपको प्रोटीन बनाना है, और जब प्रोटीन बनाएंगे तो पहले होगा आपका ट्रांसक्रिप्शन और देन होगा आपका ट्रांसलेशन। तो ट्रांसक्रिप्शन के लिए क्या रिक्वायर्ड होता है? आरएनए पॉलीमरेज। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान देना होगा कि आपको पॉलीमरेज कैसा चाहिए। ठीक है, वैसे मैं बताऊं कि जो आपके एनसीईआरटी में मेंशन है वो क्लोनिंग वाला है, और क्लोनिंग के लिए आपको क्या चाहिए? डीएनए पॉलीमरेज। क्यों ऐसा मैं बोल रहा हूँ? क्योंकि जो वेक्टर डिस्कस है आपके जो टूल्स में, जो वेक्टर डिस्कस है वो वेक्टर जो है वो क्लोनिंग के अकॉर्डिंग डिस्कशन किया गया है। वैसे मैंने आपको बताया भी है कि वेक्टर जो है क्लोनिंग भी होते हैं और एज वेल एज एक्सप्रेसिव भी होते हैं। ठीक है, तो क्लोनिंग वेक्टर ले रहा है दैट मीन्स कि जो आपका एनसीईआरटी का ये चैप्टर नंबर 11 बायोटेक है, ये फोकस कर रहा है क्लोनिंग वाले पार्ट को। तो हम क्लोनिंग अगर सपोज कर लेते हैं तो यहाँ पे जो पॉलीमरेज एंजाइम होगा वो कौन सा होगा? डीएनए पॉलीमरेज होगा। और इससे ज़्यादा आपको जानना नहीं है, इससे ज़्यादा आपको जानना है तो मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस में रेप्लिकेशन का आप वीडियो लेक्चर देख लो एक बार, तो आपको समझ में आ जाएगा कि कैसे जो है एक डीएनए से दो डीएनए का फॉर्मेशन कैसे होता है, ये समझ में आ जाएगा आपको। ठीक है, देन आते हैं थर्ड टूल। थर्ड टूल आपका क्या है? लाइगेज। लाइगेज का जो सेकेंड नेम है वो क्या है? डीएनए लाइगेज। ठीक है, क्योंकि एनसीईआरटी ने उसको डीएनए लाइगेज बोला है। और डीएनए लाइगेज का काम क्या होता है कि दो फ्रेगमेंट्स को एक साथ ज्वाइन करना। अगर ये दो फ्रेगमेंट है तो इनको अगर ऐड करना है, एक साथ ज्वाइन करना है, तो क्या चाहिए आपको? लाइगेज एंजाइम चाहिए। ठीक है, और ये जो लाइगेज एंजाइम है ये फॉस्फेट शुगर बैकबोन को फॉर्म करता है। फॉस्फेट शुगर बैकबोन को फॉर्म करेगा, दैट मीन्स कि ये फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड को फॉर्म करेगा। ठीक है, देन आते हैं फोर्थ टूल पे। फोर्थ टूल है आपका वेक्टर, और वेक्टर को अब हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, वेक्टर में सबसे जो पहला पॉइंट है वो ये है कि वेक्टर्स जो है क्लोनिंग भी हो सकते हैं और एक्सप्रेसिव भी हो सकते हैं। ठीक है, अगर आपको मल्टीपल कॉपी बनाना है वेक्टर का तो वो क्लोनिंग वेक्टर होगा। अगर आपको वेक्टर के हेल्प से आपको प्रोटीन बनाना है तो वो क्या होगा? आपका एक्सप्रेसिव वेक्टर होगा। ठीक है, आपको ये भी पता है कि वेक्टर क्या करते हैं? ये फॉरेन डीएनए या टारगेट डीएनए को एक प्लेस से दूसरे प्लेस से ये ट्रांसफ़र करते हैं। ठीक है, ये दैट मीन्स कि ये व्हीकल का काम करेंगे। और इसका बेस्ट एग्जांपल मैंने आपको बताया था प्लाज्मोडियम का। मलेरिया के केस में क्या होता है? जो मॉस्किटो होता है वो प्लाज्मोडियम पॉजिटिव एजेंट को वो होस्ट तक ट्रांसफ़र करता है, इसलिए मॉस्किटो को क्या बोलते हैं? वेक्टर बोलते हैं। सिमिलरली आरडीटी में, जेनेटिक इंजीनियरिंग में जब आप एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करते हैं तो फॉरेन डीएनए को जो ट्रांसफ़र करता है वो कौन करता है? वेक्टर करते हैं। और वेक्टर डिफरेंट टाइप के होते हैं। ठीक है, वेक्टर डिफरेंट टाइप के होते हैं। आपके सामने ये वेक्टर यहाँ पे मेंशन है, आप देखो। वेक्टर में फर्स्ट जो वेक्टर है वो है प्लाज्मिड, देन बैक्टीरियोफेज, देन बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोसोम, देन ईस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम, और लास्ट में आपको क्या मिल रहा है? PBR322। ठीक है, PBR322 जो है ये वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान देना होगा आपको। ठीक है, अब हम चलते हैं कुछ फीचर्स पे। ठीक है, किसके फीचर्स पे? वेक्टर्स के कुछ साइलेंट फीचर्स हैं जो वेक्टर के अंदर होने चाहिए। अगर वेक्टर के अंदर वो फीचर्स नहीं है तो उसको एज ए वेक्टर आप यूज़ नहीं कर सकते हैं। ठीक है, जैसे फर्स्ट जो है वो ये है कि वेक्टर की साइज़ स्मॉल होनी चाहिए, उसका मॉलिक्यूलर वेट लो होना चाहिए। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, अगर आपका वेक्टर का साइज़ स्मॉल है और उसका मॉलिक्यूलर वेट लो है तो वो अच्छा होगा वेक्टर। ठीक है, देन सेकेंड पॉइंट, अच्छा ऐसा इसलिए है क्योंकि हाई मॉलिक्यूलर वेट या उसका साइज़ अगर बिग हो जाता है, लार्ज हो जाता है, तो उस कंडीशन में क्या होता है कि जब आप वेक्टर को हैंडल करते हैं तो वेक्टर के ब्रेक होने के चांसेस होते हैं। स्मॉल होगा तो उसको हैंडल करना इजी होगा, स्मॉल होगा तो उसका मॉलिक्यूलर वेट भी क्या होगा? कम होगा। ठीक है, तो ये था एक्सप्लेनेशन फर्स्ट साइलेंट फीचर ऑफ वेक्टर का। ठीक है, अब सेकंड पे आते हैं। सेकंड ये है कि
ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन वेक्टर में होना चाहिए, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन वेक्टर में होना चाहिए। और ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन में फिर से आपसे यही बोलूँगा कि जब आप रेप्लिकेशन टॉपिक पढ़ रहे थे मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस में, तो वहाँ पे आपको बताया गया था कि रेप्लिकेशन जब स्टार्ट होता है तो वो एक पर्टिकुलर साइट से स्टार्ट होता है जिसको बोलते हैं ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलेंगे इसको, ओराई बोलेंगे, ठीक है। और ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन की जो स्पेशलिटी है वो ये है कि वहाँ पे 80 रिच सीक्वेंसेस होते हैं। और 80 रिच सीक्वेंसेस इसलिए होते हैं क्योंकि ए और टी के बीच में 2 हाइड्रोजन बॉन्ड होता है और 2 हाइड्रोजन बॉन्ड को ब्रेक करना ईजी होता है। जब बॉन्ड ब्रेक होंगे तो स्ट्रैंड्स ओपन होंगे और स्ट्रैंड ओपन होंगे तो न्यू स्ट्रैंड सिंथेसाइज होंगे ड्यूरिंग रेप्लिकेशन। रेप्लिकेशन में या क्लोनिंग में, यहाँ पे हम क्लोनिंग करेंगे डीएनए की, तो क्लोनिंग में भी रेप्लिकेशन हो रहा है, ठीक है। और जो आपने मोल बायो में पढ़ा वहाँ भी रेप्लिकेशन हो रहा था। तो दोनों को क्या चाहिए, दोनों को ओराई चाहिए, ठीक है। ओराई यहाँ भी चाहिए और ओराई वहाँ भी चाहिए। ये जेनेटिक इंजीनियरिंग में रिक्वायर्ड ओराई है और वहाँ पे नॉर्मली जो आपके सेल के अंदर होता है ओराई वो है, ठीक है। तो इस तरीके से ओराई चाहिए एनी हाउ किसी भी वेक्टर के अंदर, क्योंकि क्लोनिंग करना है तो ओराई का होना नेसेसरी है, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। नेक्स्ट पॉइंट आपका है क्लोनिंग आर रिकॉग्निशन साइट्स, ठीक है। इसके बारे में हम लोगों ने काफ़ी चर्चा किया। मैंने बताया कि जब भी किसी एक्सपेरिमेंट में आप वेक्टर लेंगे तो वेक्टर को आपको कट करना होगा, वेक्टर को आपको कट करना पड़ता है क्योंकि आपको वेक्टर के अंदर फॉरेन डीएनए और टारगेट डीएनए आपको इंसर्ट करना है या किसी पार्ट से रिप्लेस करना है। रिप्लेस करो या इंसर्ट करो, दोनों केस में आपको वेक्टर के अंदर कट इंट्रोड्यूस करना होता है। ध्यान देना, आप कट इंट्रोड्यूस आपको करना ही करना है आपको, ठीक है। कट इंट्रोड्यूस करेंगे तो ये चीज़ ध्यान देना है कि कट जो है वो सिंगल साइड पे हो। सपोज दैट आपका ये वेक्टर है, ठीक है, और कट यहाँ पे इंट्रोड्यूस हुआ और यहाँ पे क्या किया आपने, कोई डीएनए का फ्रेगमेंट आपने ऐड कर दिया, एक डीएनए का फ्रेगमेंट आपने ऐड कर दिया, ठीक है। जब ऐड करेंगे तो इसकी साइज़ क्या हो जाएगी, थोड़ी बड़ी हो जाएगी। इसकी साइज़ क्या होगी, थोड़ी बड़ी हो जाएगी क्योंकि आपने एडिशन किया। आपने क्या किया, एडिशन किया, ठीक है। किसका किया, डीएनए फ्रेगमेंट का एडिशन किया, ठीक है। आप रिप्लेस भी कर सकते हैं, जैसे कि इस पार्ट को आप डिलीट कर दीजिए, ठीक है, कट कर दीजिए। और जब कट करके आप कोई दूसरा पार्ट लगाएंगे तो उसकी साइज़ एज इट इज़ होगी जैसा कि पहले था, ठीक है। उसकी साइज़ एज इट इज़ होगी जैसा कि पहले था। तो ध्यान देना, वो कट जब इंट्रोड्यूस होगा आप रिप्लेस करो, ठीक है, आप डीएनए फ्रेगमेंट को रिप्लेस करो या आप इंसर्ट करो, कुछ भी करोगे आप, तो दोनों कंडीशन में करना क्या होगा, आपको कट इंट्रोड्यूस करना होगा, कट इंट्रोड्यूस करना होगा। और कट बेहतर होगा कि सिंगल प्लेस पे हो, सिंगल अगर प्लेस पे होगा तो बेटर होगा। अगर मल्टीपल प्लेस पे अगर क्लोनिंग साइट है, ठीक है, कटिंग साइट है, जैसे कि यहाँ पे भी कट कर रहे हैं, यहाँ पे भी कर रहे हैं, यहाँ पे भी कर रहे हैं, यहाँ पे भी कर रहे हैं, तो उस कंडीशन में क्या होता है कि ये जो वेक्टर है ये कई पार्ट में ब्रेक हो जाएंगे और ये फर्दर सर्कुलराइज नहीं हो पाएंगे, फर्दर ये सर्कुलराइज नहीं हो पाएंगे क्योंकि ये डिफरेंट पार्ट्स में ये डिवाइड हो जा रहे हैं। और डिफरेंट पार्ट में एक बार जब डिवाइड हो जाएंगे तो सर्कुलाइज नहीं होंगे, तो वो फिर वेक्टर नहीं रहेंगे, ठीक है। तो कोशिश करना है कि कट किसी एक जगह पे हो, और एक जगह पे होगा तो आप इजीली उस जगह पे या तो इंसर्ट कर देंगे या वहाँ पे किसी डीएनए के साथ, डीएनए फ्रेगमेंट के साथ आप रिप्लेस कर देंगे उसको, ठीक है। ये चीज़ ध्यान देना आपको, ठीक है। जब आप एनसीईआरटी पढ़ेंगे तो ये बताया गया है कि हमको मल्टीपल क्लोनिंग साइट अवॉइड करना है, हमको सिंगल क्लोनिंग साइट प्रेफरेंस में रखना है, ठीक है। सिंगल क्लोनिंग साइट हमारा प्रेफरेंस होगा। देन नेक्स्ट आपका क्या है, सेलेक्टिव मार्कर है। सेलेक्टिव मार्कर एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और इसको मैं अभी बाद में स्टार्ट करूँगा, ठीक है। उसके पहले मैं कुछ एनसीईआरटी की लाइन डिस्कस कर लूँ। एनसीईआरटी ने प्लाज्मिड और बैक्टीरियोफाज पे कुछ पॉइंट्स मेंशन किया है, उसको समझ लीजिए। प्लाज्मिड और बैक्टीरियोफाज दोनों वेक्टर की तरह यूज़ हो सकते हैं, ठीक है। और देखा जाए तो
इनिशियली जो है हम प्लाज्मिड को एज अ वेक्टर यूज़ किए, ठीक है, बाद में हम अदर्स को सर्च किया और फिर हमने आर्टिफिशियल भी बनाना शुरू कर दिया। जो आपका PBr322 है ये आर्टिफिशियल है, बट प्लाज्मिड क्या है, नेचुरल है। बैक्टीरियोफाज क्या है, नेचुरल है। तो स्टार्टिंग जब हुई तो प्लाज्मिड से हुई, फिर बाद में हम लोगों ने बहुत सारे अदर भी वेक्टर सर्च किया और देन अपने रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग आर्टिफिशियल वेक्टर भी प्रिपेयर किया, जिसमें से जो आपका सिलेबस में है वो क्या है, PBr322 है, ठीक है। अब आपको ध्यान देना है कि प्लाज्मिड और बैक्टीरियोफेज से रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन है जो आपको समझना है। प्लाज्मिड एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल मटेरियल है और ये हाई कॉपी नंबर में प्रेजेंट होते हैं और ये सर्कुलर डबल स्ट्रैंडेड डीएनए होते हैं। सर्कुलर डबल स्ट्रैंडेड डीएनए होते हैं, आप देखो यहाँ पे मैंने मेंशन किया है डबल स्ट्रैंडेड डीएनए होते हैं ये, ठीक है। और एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल होते हैं। एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल इसलिए क्योंकि जो मेन क्रोमोसोमल डीएनए है वो ये वाला है, ठीक है, जिसको आप क्लास 11th में न्यूक्लियोइड बोल रहे थे, ठीक है। न्यूक्लियोइड जिसको बोल रहे थे वही क्रोमोसोमल डीएनए है। और अदर देन क्रोमोसोमल डीएनए अगर कोई भी डीएनए है तो वो क्या होगा, एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए होगा। और यहाँ पे एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए क्या है, प्लाज्मिड है, जो डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर डीएनए है, ठीक है। स्टूडेंट्स, वेक्टर में मैंने आपको कुछ एग्जाम्पल्स बताएं, एग्जाम्पल्स के साथ साथ मैंने एग्जाम्पल्स को डिस्कस किया, जैसे मैंने प्लाज्मिड और बैक्टीरियोफाज को डिस्कस किया, ठीक है। देन आफ्टर वेक्टर्स के साइलेंट फीचर्स मैंने आपको बताए। साइलेंट फीचर्स में एक साइलेंट फीचर है सेलेक्टिव मार्कर, जिसको अभी मैं डिस्कस करने वाला हूँ, और साथ ही साथ हम PBr322 प्लाज्मिड को भी डिस्कस करेंगे, ठीक है। PBr322 और सेलेक्टिव मार्कर ये दोनों क्या हैं, एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री हैं। जब भी आप सेलेक्टिव मार्कर्स पढ़ते हैं तो PBr322 आपको ज़रूरत पड़ता है, ठीक है। तो इसलिए मैंने इन दोनों टॉपिक को लास्ट में रखा था और दोनों को हम एक साथ डिस्कस करेंगे, ठीक है। पहले हम एक बार एक इंट्रोडक्शन ले लेते हैं सेलेक्टिव मार्कर का। सेलेक्टिव मार्कर क्या है ये समझ लेते हैं। सेलेक्टिव मार्कर एक्चुअली क्या है, सेलेक्टिव मार्कर इज़ अ टाइप ऑफ मार्कर विच डिस्टिंग्विश रिकॉम्बिनेंट एंड नॉन रिकॉम्बिनेंट मॉलिक्यूल्स एज वेल एज इट ऑल्सो हेल्प टू डिस्टिंग्विश ट्रांसफॉर्म सेल्स एंड नॉन ट्रांसफॉर्म सेल्स। मीन्स यहाँ पे सेलेक्टिव मार्कर क्या करने वाला है, रिकॉम्बिनेंट और नॉन रिकॉम्बिनेंट को डिस्टिंग्विश करने में हेल्प करेगा, एज वेल एज ये ट्रांसफॉर्म और नॉन ट्रांसफॉर्म सेल्स को भी डिस्टिंग्विश करने में हेल्प करेगा। ये लाइन आपको NCERT में मिलेगी, ठीक है। जब आप PBr322 पढ़ते हैं तो PBr322 एक प्लाज्मिड है और इसमें जो है आपको सेलेक्टिव मार्कर्स मिलेगा। इसमें एक सेलेक्टिव मार्कर है एम्फिसिलिन रेजिस्टेंस जीन और दूसरा सेलेक्टिव मार्कर है टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस जीन। तो इन दोनों में से कोई एक जो है आप रिकॉम्बिनेंट एंड नॉन रिकॉम्बिनेंट को डिस्टिंग्विश करने के लिए यूज़ कर सकते हैं, और दूसरा जो होगा एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन, वो ट्रांसफॉर्म सेल्स एंड नॉन ट्रांसफॉर्म सेल्स को डिस्टिंग्विश करने में हेल्प कर सकता है, ठीक है। एक बार मैं फिर से बता दूं कि ये आपका क्या है, PBr322 है। PBr322 में एम्फिसिलिन रेजिस्टेंस जीन और टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस जीन होते हैं, बोथ आर एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन, ठीक है। इसमें से कोई एक जो है आप रिकॉम्बिनेंट और नॉन रिकॉम्बिनेंट को डिस्टिंग्विश करने के लिए यूज़ कर सकते हैं, और दूसरा जो होगा एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन, उसको आप ट्रांसफॉर्म सेल्स एंड नॉन ट्रांसफॉर्म सेल्स को डिस्टिंग्विश करने के लिए यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। ये लाइन एज इट इज़ है, और ऐसा तब होगा जब किसी प्लाज्मिड के अंदर दो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन होगा, तभी ये स्टेटमेंट आप दे सकते हैं, क्योंकि एक जो होगा वो रिकॉम्बिनेंट और नॉन रिकॉम्बिनेंट को डिस्टिंग्विश कराने में हेल्प करेगा, और दूसरा जो होगा वो ट्रांसफॉर्म सेल्स और नॉन ट्रांसफॉर्म सेल्स को डिस्टिंग्विश कराने में हेल्प करेगा, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान दीजिएगा। ये मेन लाइन है सेलेक्टिव मार्कर की, इसीलिए इसको सेलेक्टिव मार्कर बोलते हैं, क्योंकि ये आइडेंटिफाई करने में हेल्प कर रहा है, ठीक है। जो आप RDT में आपने रिकॉम्बिनेंट मॉलिक्यूल्स बनाया था, उस रिकॉम्बिनेंट मॉलिक्यूल्स को ये डिस्टिंग्विश करने में हेल्प कर रहा है, ठीक है। सेलेक्टिव मार्कर्स के टाइप पे चलते हैं। तो सेलेक्टिव मार्कर के जो टाइप NCERT में डिस्कस है, उसमें मेन जो है वो क्या है, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन है, ठीक है। एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन है, जिसका एग्जाम्पल आप देख रहे हैं, ये क्या है, एम्फिसिलिन रेजिस्टेंस जीन, ठीक है। और एम्फिसिलिन क्या है, एंटीबायोटिक है। ये क्या है आपका, टेट्रासाइक्लिन। टेट्रासाइक्लिन भी क्या है, एंटीबायोटिक है, ठीक है। और इससे रेजिस्टेंस जो जीन होगा उसको क्या बोलेंगे, टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस जीन।
तो आप देख रहे हो कि एम्फिसिलिन और टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस जीन है, ये दोनों क्या है, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन है और इन्हीं का यूज़ ज़्यादा मिलेगा आपको। ठीक है, जो सेकेंड आपका सेलेक्टिव मार्कर है वो है लैक-जेड। ठीक है, लैक-जेड जो है ये वही लैक-जेड है जो आपने लैक-ओपेरॉन में पढ़ा था, और ये जो जीन है ये भी क्या करेगा, सिलेक्शन में हेल्प करेगा। ठीक है, अब हम डिस्कस करते हैं एनसीईआरटी के 2 पॉइंट पे। ठीक है, एनसीईआरटी ने एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन पे 2 पॉइंट मेंशन किया है। उसमें फर्स्ट जो पॉइंट है वो ये है कि नॉर्मली द जीन्स इनकोडिंग रेजिस्टेंस टू एंटीबायोटिक्स सच एज एम्फिसिलिन, क्लोरोएम्फिकॉल, टेट्रासाइक्लिन और कैनामाइसिन एटसेट्रा आर यूजफुल सेलेक्टिव मार्कर फॉर ई कोलाई सेल्स। ठीक है, तो ई कोलाई सेल्स के अंदर ये जो मैंने नेम बताया आपको, एम्फिसिलिन, क्लोरोएम्फिकॉल, टेट्रासाइक्लिन, ये क्या है, ये इनके जो जीन होते हैं वो यूज़फुल हो सकते हैं ई कोलाई के केस में। बट नॉर्मली देखा जाए तो नॉर्मली कोई भी एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन ई कोलाई सेल्स के अंदर नहीं होता है। ये भी लाइन आपको ध्यान देना होगा। ठीक है, अगर आप यूज़ करना चाहते हैं तो इसमें से आप कोई भी यूज़ करके कर सकते हैं। ठीक है, मतलब ऐसे जीन्स को आप ई कोलाई में लगाकर अपना एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर सकते हैं। बट नॉर्मली देखा जाए तो नॉर्मली कोई भी इस टाइप का रेजिस्टेंस जीन ई कोलाई सेल्स के अंदर नहीं होता है, और ये यहाँ पे मेंशन है, द नॉर्मल ई कोलाई सेल्स डू नॉट कैरी रेजिस्टेंस अगेंस्ट एनी ऑफ दीज एंटीबायोटिक्स। मतलब कि ये जो आपके एम्फिसिलिन है, क्लोरोएम्फिकॉल है, टेट्रासाइक्लिन है, कैनामाइसिन है, उसकी बात कर रहा है। ठीक है, तो ये 2 पॉइंट आपको ध्यान देना होगा। ये जब आप स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस पढ़ते हैं तो वहाँ पे ये हेल्पफुल है। ठीक है, तो आपने देखा कि सेलेक्टिव मार्कर क्या कर रहा है, रिकॉम्बिनेंट, नॉन रिकॉम्बिनेंट, ट्रांसफॉर्म और नॉन ट्रांसफॉर्म सेल्स को डिस्टिंग्विश करने में हेल्प कर रहा है। ठीक है, अब एक बात चलते हैं हम PBR 322 की तरफ। PBR 322 इज़ अ काइंड ऑफ वेक्टर। ठीक है, इज़ अ टाइप ऑफ वेक्टर। ठीक है, और इसमें जो इसका नेम है, नेम कैसे दिया गया है इसको समझिए आप। जो P है वो प्लाज्मिड के लिए है, B है, B फॉर बोलीवर एंड R फॉर रोड्रिगेज। ठीक है, जो ये बोलीवर और रोड्रिगेज है ये साइंटिस्ट के नेम से लिया गया। तो ये नेम के बारे में मैंने बता दिया। अब आते हैं इसके स्ट्रक्चर पे। स्ट्रक्चर जब आप डिस्कस करेंगे PBR 322 का, तो सबसे पहले मैं बता दूं कि इसमें जो है आपको 2 एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन मिलेगा। फर्स्ट मिलेगा आपको टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस जीन। ठीक है, और सेकेंड आपको मिलेगा एम्फिसिलिन रेजिस्टेंस जीन। ठीक है, इसमें मैंने जो यहाँ पे मेंशन किया है वो क्या किया है मेंशन, AMP, और R यहाँ पे क्या, R स्टैंड फॉर रेजिस्टेंस। सिमिलरली यहाँ पे TET मीन्स टेट्रासाइक्लिन और R क्या है, रेजिस्टेंस है। ठीक है, तो ये आपके 2 एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन है, और इस पूरे PBR 322 पे आपको 8 जो है रिस्ट्रिक्शन साइट्स मिलेंगे। 8 रिस्ट्रिक्शन साइट्स मिलेंगे, दैट मीन्स की कटिंग साइट। PBR 322 में टोटल रिस्ट्रिक्शन साइट्स जो हैं 8 होते हैं, आप यहाँ पे देख सकते हैं। फर्स्ट जो रिस्ट्रिक्शन साइट है वो है BAM-H1, सेकेंड SOL1, थर्ड PVU सेकेंड, देन PST फर्स्ट, 5th नंबर पे PVU फर्स्ट, देन EcoR1 फर्स्ट, सेकेंड लास्ट आपका क्या है, CLA फर्स्ट, और लास्ट है आपका हिंट थर्ड। ये टोटल जो है 8 नंबर ऑफ रिस्ट्रिक्शन साइट्स होते हैं, और इन रिस्ट्रिक्शन साइट्स पे पर्टिकुलर रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स कट करते हैं। फॉर एग्जांपल BAM-H1 है तो BAM-H1 प्लेस पे BAM-H1 रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स कट करेगा। सिमिलरली SOL1 पे SOL1 रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स कट करेंगे। तो जैसा हमारा डिमांड होगा उसके अकॉर्डिंग हम रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स को यूज़ करेंगे और वेक्टर को कट कर सकते हैं, और कट करने के बाद देन हम रिकॉम्बिनेंट DNA मॉलिक्यूल्स बना सकते हैं। PBR 322 में एक एडिशनल साइट है, वो है आपका रोप। आप देखो यहाँ पे रोप है। रोप एक जीन है, और ये जो जीन है ये रेप्लिकेशन में हेल्प करता है। जब आप NCERT पढ़ेंगे तो NCERT में PBR 322 का एक डायग्राम दिया हुआ है, उस डायग्राम के नीचे रोप का फंक्शन मेंशन है, और ये इंपॉर्टेंट है, ये एग्ज़ाम में आता है। तो आपको फिर से मैं बता दूं कि रोप जो है ये रेप्लिकेशन में हेल्प करेगा, और रोप के अंदर एक पर्टिकुलर रिस्ट्रिक्शन साइट्स है जिसको हम क्या बोल रहे हैं, PVU सेकेंड बोल रहे हैं। और रोप के अलावा एक हंसा की तरह एक और साइट है, वो है ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, जहां से रेप्लिकेशन स्टार्ट होता है। ठीक है, क्लोनिंग वेक्टर्स में हम लोगों ने साइलेंट फीचर डिस्कस कर लिया था। साइलेंट फीचर में जो लास्ट टर्म था वो था सेलेक्टिव मार्कर्स।
सेलेक्टिव मार्कर्स से रिलेटेड मैंने एक पॉइंट आपको बताया था कि सेलेक्टिव मार्कर्स जो है रिकॉम्बिनेंट एंड नॉन रिकॉम्बिनेंट मॉलिक्यूल्स को डिस्टिंग्विश करने में हेल्प करते हैं, एज वेल एज ट्रांसफॉर्म एंड नॉन ट्रांसफॉर्म सेल्स को डिस्टिंग्विश करने में हेल्प करते हैं। ठीक है, बट इसको मैंने प्रूफ नहीं किया था और अब मैं उसको प्रूफ करने जा रहा हूँ। कैसे आप प्रूफ करेंगे कि कोई भी डीएनए का मॉलिक्यूल रिकॉम्बिनेंट है या नहीं है, या कोई सेल ट्रांसफॉर्म है या नहीं है, ये हम कैसे प्रूफ करेंगे। बट उसके पहले मैं रिकॉम्बिनेंट और ट्रांसफॉर्म सेल्स को मैं डिफ़ाइन कर दे रहा हूँ। रिकॉम्बिनेंट जो डीएनए मॉलिक्यूल्स होते हैं वो एक्चुअली क्या होते हैं, दो डिफरेंट टाइप के मॉलिक्यूल्स जब ज्वाइन करते हैं तो एक आपका रिकॉम्बिनेंट डीएनए का मॉलिक्यूल्स फॉर्म होता है। जैसा कि आपने प्रीवियस वीडियो लेक्चर्स में देखा था कि वेक्टर जो एक क्या है, सर्कुलर डबल स्ट्रैंडेड डीएनए है। ठीक है, अगर आप प्लाज्मिड डिस्कस कर रहे हैं तो प्लाज्मिड आपने देखा था कि प्लाज्मिड क्या था, डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर डीएनए था वो, और उस डीएनए के साथ फॉरेन और डिज़ायर्ड और एलियन डीएनए एसोसिएट हो रहा था, ज्वाइन हो रहे थे, और दोनों के ज्वाइन होने या लाइगेशन से क्या फॉर्म हो रहा था, रिकॉम्बिनेंट डीएनए मॉलिक्यूल्स फॉर्म हो रहा था। ठीक है, जब आप रिकॉम्बिनेंट डीएनए मॉलिक्यूल्स बनाते हैं तो कोई गारंटी नहीं है कि हमेशा रिकॉम्बिनेंट बनेगा या नहीं बनेगा। ठीक है, कभी कभी रिकॉम्बिनेंट बन भी जाते हैं और कभी नहीं भी बनते हैं, और इसी को हमको प्रूव करना है। और जब आप किसी होस्ट सेल के अंदर डीएनए मॉलिक्यूल्स को इंट्रोड्यूस करते हैं तो उस प्रोसेस को आप क्या बोलते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन। जब भी कोई फॉरेन डीएनए और एलियन डीएनए या डिज़ायर डीएनए किसी होस्ट सेल्स के अंदर इंट्रोड्यूस होता है तो उस प्रोसेस को बोलते हैं ट्रांसफॉर्मेशन। और ट्रांसफॉर्मेशन की 100% सक्सेस रेट नहीं होती है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि फॉरेन डीएनए और डिज़ायर डीएनए और एलियन डीएनए होस्ट सेल्स के अंदर इंटर करता है और कभी कभी नहीं भी करता है। तो उस कंडीशंस में हमको दो तरह के रिज़ल्ट मिलते हैं, एक नॉन ट्रांसफॉर्म सेल्स वाले रिज़ल्ट और एक ट्रांसफॉर्म वाले सेल्स का रिज़ल्ट। ठीक है, तो ये दो तरह के रिज़ल्ट्स हमको मिलते हैं, तो यही हम यहाँ पे प्रूफ करेंगे। और जब हम प्रूफ करेंगे तो रिकॉम्बिनेंट, नॉन रिकॉम्बिनेंट, ट्रांसफॉर्म और नॉन ट्रांसफॉर्म ये सारे टर्म्स एक साथ होंगे। और इस टॉपिक को जब मैं प्रूफ करूँगा तो उससे पहले एक लाइन आपको याद होनी चाहिए। वो लाइन मैंने बताया था, वो लाइन ये था कि नॉर्मली जो है ई कोलाई सेल्स में किसी भी एंटीबायोटिक से फाइट करने की एबिलिटी नहीं होती है। ठीक है, ये लाइन मैंने आपको बताई थी। द नॉर्मल ई कोलाई सेल्स डू नॉट कैरी रेजिस्टेंस अगेंस्ट एनी ऑफ दिस एंटीबायोटिक्स। ठीक है, ये लाइन मैंने बताई थी, ये लाइन यहाँ पे यूज़ होगा। ठीक है, और तभी हम प्रूफ कर पाएंगे कि कोई डीएनए मॉलिक्यूल रिकॉम्बिनेंट, नॉन रिकॉम्बिनेंट है या नहीं है। ठीक है, या कोई भी ट्रांसफॉर्म सेल्स या नॉन ट्रांसफॉर्म सेल्स है या नहीं है। इस चीज़ को जब हम प्रूफ करेंगे तो ये जो लाइन है वहाँ पे यूज़ होता हुआ दिखेगा। ठीक है, तो टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। टॉपिक में सबसे पहले आपको क्या करना होगा, PBr 322 का डायग्राम आपको याद रखना होगा। PBr 322 का जब डायग्राम आप याद रखेंगे तभी आप इस टॉपिक को पढ़ सकते हैं। आपके सामने PBr 322 का ये डायग्राम है, और मैंने बताया था कि PBr 322 में 8 ऐसे साइट्स हैं जहाँ पे रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स कट कर सकते हैं। ठीक है, PBr 322 में मैंने आपको बताया था कि 8 ऐसे साइट्स हैं जहाँ पे रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स कट कर सकते हैं। ठीक है, आप यहाँ पे देख सकते हैं 1st, 2nd, 3rd, 4th, 5th, 6th, 7, 8 ये 8 साइट्स हैं जहाँ पे रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स क्या करेंगे, कट करेंगे, और पर्टिकुलर रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स पर्टिकुलर प्लेस पे कट करेंगे। ठीक है, और ये दोनों क्या हैं आपके, ये दोनों एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन है। एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन में एक है एम्फिसिलिन रेजिस्टेंस जीन और दूसरा है टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस जीन। बोथ आर एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन्स एंड बोथ आर एक्ट एज ए सेलेक्टिव मार्कर्स। ठीक है, तो यही जो सेलेक्टिव मार्कर्स हैं इन्हीं को प्रूफ करना है कि ये किस तरीके से रिकॉम्बिनेंट और नॉन रिकॉम्बिनेंट्स को डिस्टिंग्विश करेंगे। ठीक है, और ट्रांसफॉर्म और नॉन ट्रांसफॉर्म सेल्स को कैसे ये डिस्टिंग्विश करेंगे, ये हम प्रूफ करेंगे। ठीक है, आप देखो यहाँ पे ये PBr 322 है। PBr 322 में ये जो दिख रहे हैं आपको लेफ्ट और राइट साइड में, ये एम्फिसिलिन रेजिस्टेंस जीन और टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस जीन है। मैंने मेंशन किया हुआ है, ये क्या है, एम्फिसिलिन रेजिस्टेंस जीन है और ये आपका टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस जीन है। इन दोनों जीन पे रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स के कटिंग साइट्स हैं। इन दोनों जीन पे रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स के कटिंग साइट्स हैं। ठीक है,
फॉर एग्जाम्पल आप देखो टेट्रासाइक्लिन पे BAM-H1 और SAL1 का कटिंग साइट्स है, एम्फिसिलिन रेजिस्टेंस जीन पे PVU फर्स्ट का कटिंग साइट्स है, एज वेल एज PST फर्स्ट का कटिंग साइट है। ये दो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स का कटिंग साइट्स एम्फिसिलिन रेजिस्टेंस जीन पे है। ठीक है, जब आप एक्सपेरिमेंट स्टार्ट करेंगे, ठीक है, एक्सपेरिमेंट किस लिए स्टार्ट कर रहे हैं आप? स्टार्ट कर रहे हैं आप रिकॉम्बिनेंट नॉन रिकॉम्बिनेंट को डिस्टिंग्विश करने के लिए, एज वेल एज ट्रांसफॉर्म और नॉन ट्रांसफॉर्म को डिस्टिंग्विश करने के लिए। ठीक है, ये दोनों चीज़ों को डिस्टिंग्विश करना है और डिस्टिंग्विश करने के कई मेथड हैं। ये लाइन ध्यान से नोट कर लेना कि सिलेक्शन ऑफ ट्रांसफॉर्म नॉन ट्रांसफॉर्म सेल्स, सिलेक्शन ऑफ रिकॉम्बिनेंट नॉन रिकॉम्बिनेंट सेल्स, ये डिफरेंट मेथड से सेलेक्ट किए जाते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ दिमाग में होना चाहिए। हम एक सिंगल मेथड को यहाँ पे डिस्कस करेंगे आपके सामने, ठीक है, क्योंकि ज़्यादा आपको ये टॉपिक डिस्कस नहीं करना है। आप एक भी मेथड अगर आप डिस्कस कर रहे हैं तो वो सफिशिएंट है आपके लिए। ठीक है, तो इस एक्सपेरिमेंट को हम स्टार्ट करते हैं। इसको एक्चुअली क्या बोलेंगे हम? स्क्रीनिंग मेथड बोलेंगे। इसको एक्चुअली हम लोग क्या बोलेंगे? स्क्रीनिंग मेथड बोलेंगे। और हम लोग स्क्रीन करेंगे किसको? रिकॉम्बिनेंट नॉन रिकॉम्बिनेंट को, ट्रांसफॉर्म और नॉन ट्रांसफॉर्म सेल्स को। ठीक है, तो ये हम लोगों ने लिया PBr322। PBr322 को सब फर्स्ट स्टेप में क्या किया? BAM-H1 देकर और BAM-H1 से कट इंट्रोड्यूस कराया। और आपको पता है कि BAM-H1 का जो कटिंग साइट्स है वो टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस जीन में है। आप देखो यहाँ पे ये BAM-H1 का कटिंग साइट्स है। जैसे आप कट करेंगे तो टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस जीन क्या हो जाएगा? कट हो जाएगा। ठीक है, कट होगा तो आपको पहले से बताया कि यहाँ पे शुगर फॉस्फेट बैकबोन कट होगा, शुगर फॉस्फेट बैकबोन कट होगा और बॉन्ड जो कट होगा वो होगा फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड। ठीक है, बॉन्ड कट होने के बाद से ये जो PBr322 जो सेलुलराइज फॉर्म में था अब वो लीनियर फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, लीनियर फॉर्म में कन्वर्ट हुआ। देन क्या करेंगे? नेक्स्ट स्टेप में फॉरेन DNA को यहाँ पे इंट्रोड्यूस करेंगे, इंसर्ट करेंगे। और जैसे ही फॉरेन DNA यहाँ जाएगा तो टेट्रासाइक्लिन की जो एबिलिटी है वो लॉस हो जाएगी। टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस जीन जो था वो टेट्रासाइक्लिन के प्रेजेंस में रेजिस्टेंट था वो, और वो जो एबिलिटी है कटिंग के बाद, देन इंसर्शन के बाद, इंसर्शन ऑफ फॉरेन DNA के बाद वो लॉस हो जा रहा है। उसका जो एडवांटेज और डिसएडवांटेज है वो आगे समझ में आएगा आपको। ठीक है, जब आप स्क्रीनिंग में आगे जाएंगे तो आपको समझ में आएगा कि कट इंट्रोड्यूस हुआ, फॉरेन DNA गया तो क्या चेंज होगा आगे, ये समझ में आएगा आपको। ठीक है, अब करना क्या है आपको? जैसे ही फॉरेन DNA आप यहाँ पे लगा दिए, इंसर्ट कर दिए और टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस जीन इनएक्टिव हो गया तो उस इवेंट को बोलेंगे आप क्या? इंसर्शनल इनएक्टिवेशन। क्या बोलेंगे आप? इंसर्शनल इनएक्टिवेशन। ठीक है, टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस जीन इनएक्टिव हो गया है फॉरेन DNA के इंसर्शन से। ठीक है, फॉरेन DNA के इंसर्शन से टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस जीन इनएक्टिव हो गया है। ठीक है, और बनेगा क्या? फाइनली बनेगा रिकॉम्बिनेंट DNA मॉलिक्यूल्स। ये आपके सामने दिख रहा है, ये जो पार्ट है ब्लैक वाला पार्ट ये PBr322 का पार्ट है जिसमें एम्फिसिलिन रेजिस्टेंस जीन है। इसको आपको ध्यान में रखना होगा कि अभी भी आपके पास एम्फिसिलिन रेजिस्टेंस जीन है, और साथ में जो रेड वाला पार्ट है वो क्या है? फॉरेन DNA है। ठीक है, और दोनों एक साथ हैं तो क्या है? ये रिकॉम्बिनेंट DNA मॉलिक्यूल्स है। मैंने यही चीज़ यहाँ पे मेंशन कर रखा है, कॉम्बिनेशन और लाइगेशन ऑफ टू डिफरेंट DNA फ्रेगमेंट्स। जब ऐसा होगा तो उसी को आप क्या बोलेंगे? रिकॉम्बिनेंट DNA मॉलिक्यूल्स बोलेंगे। ठीक है, अब करना क्या है हमको? इसके बाद का जो स्टेप है इसमें हम ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस को प्रूफ करने वाले हैं। ठीक है, ट्रांसफॉर्मेशन जो हो रहा है वो प्रूफ होने वाला है नेक्स्ट स्टेप में। उसके पहले आपको ट्रांसफॉर्मेशन का डेफिनेशन याद करना होगा। ट्रांसफॉर्मेशन का जो डेफिनेशन है वो ये है कि इंट्रोडक्शन ऑफ डिजायर्ड और फॉरेन DNA इनटू द होस्ट सेल्स इज नोन एज ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस। ठीक है, दैट मीन्स कि कोई भी फॉरेन DNA, डिजायर्ड DNA, एलियन DNA किसी भी होस्ट सेल्स के अंदर जा रहा है तो उस प्रोसेस को आप क्या बोल रहे हैं? ट्रांसफॉर्मेशन बोल रहे हैं। और वही चीज़ यहाँ पे आप करने जा रहे हैं। ठीक है, आप करेंगे क्या? यहाँ पे रिकॉम्बिनेंट DNA मॉलिक्यूल्स को इस पर्टिकुलर बैक्टीरियल सेल्स के अंदर आप ट्रांसफॉर्म करने वाले हैं। बट आपको ध्यान देना होगा कि यहाँ पे जो बैक्टीरियल सेल है वो क्या है? इशेरिशिया कोलाई। इशेरिशिया कोलाई होस्ट सेल की तरह वर्क कर रहा है
और इसके अंदर एक एबिलिटी है, एक प्रॉपर्टी है, उसको मैंने बताया था आपको प्रीवियस वीडियो लेक्चर में। उसके अंदर एक एबिलिटी है जिसको मैंने ऑलरेडी बता रखा है, एक बार उसको रिपीट करता हूँ। जो नॉर्मली आपका ई कोलाई बैक्टीरिया है, ये किसी भी एंटीबायोटिक से रेजिस्टेंस नहीं होता है, ठीक है, ध्यान देना होगा। जो आपका ई कोलाई बैक्टीरिया है, ये किसी भी एंटीबायोटिक से ये रेजिस्टेंस नहीं होता है। डैट मीन्स कि इसके अंदर नॉर्मली एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन नहीं होता है, ठीक है। ये यहाँ पे मैंने मेंशन कर रखा है, ये एनसीईआरटी की लाइन है। द नॉर्मल ई कोलाई सेल डू नॉट कैरी रेजिस्टेंस अगेंस्ट एनी ऑफ दीज एंटीबायोटिक्स, ठीक है। तो जो आपने होस्ट यूज़ किया वो पहले से क्या है, वो उसके अंदर कोई भी जीन एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन नहीं है, ठीक है। तो उसको लिया और उसके अंदर क्या किया आपने, इस रिकॉम्बिनेंट डीएनए मॉलिक्यूल्स को ट्रांसफॉर्म किया। जब ट्रांसफॉर्म हो गया तो उसके बाद आप उसके ट्रांसफॉर्मेशन को चेक कैसे करेंगे। उसके ट्रांसफॉर्मेशन को चेक करने का एक ही तरीका है कि नेक्स्ट स्टेप में आप एम्फिसिलिन रेजिस्टेंस जीन ले लीजिए, क्योंकि इसके अंदर अगर ये रिकॉम्बिनेंट डीएनए गया है तो उसके अंदर एम्फिसिलिन रेजिस्टेंस एबिलिटी आ जाएगी, ठीक है। क्योंकि रिकॉम्बिनेंट डीएनए के अंदर क्या है, एम्फिसिलिन रेजिस्टेंस जीन है। और ये अगर जीन यहाँ पे गया, अगर आप मान लो कि चला गया तो आपको प्रूफ करना होगा। प्रूफ कैसे करेंगे, आप नेक्स्ट स्टेप में एक कल्चर मीडियम लेंगे, ठीक है। कल्चर मीडियम का मतलब एक बैक्टीरिया का एक न्यूट्रिएंट्स मीडियम होता है, उसी को आप कल्चर मीडियम बोलते हैं। और उस मीडियम में इस पर्टिकुलर ई कोलाई होस्ट को आप डाल देंगे, ठीक है। जब डालेंगे और उस ई कोलाई सेल्स के अंदर ऑलरेडी क्या है, रिकॉम्बिनेंट डीएनए मॉलिक्यूल्स है, और उस रिकॉम्बिनेंट डीएनए मॉलिक्यूल्स के अंदर क्या है, एम्फिसिलिन रेजिस्टेंस जीन है। तो जैसे ही वो उसके अंदर जाएगा तो इस मीडियम में, जो मीडियम हमने लिया है, न्यूट्रिएंट्स मीडियम जो लिया है, न्यूट्रिएंट मीडियम में हमने ऑलरेडी एम्फिसिलिन एंटीबायोटिक ले रखा है। आप देखिए यहाँ पे मैंने मेंशन किया है एम्फिसिलिन एंटीबायोटिक, ठीक है। ये जो कल्चर मीडिया है, आपने कल्चर मीडिया लिया है इस सेल के लिए, और उस कल्चर मीडिया के अंदर आपने क्या डाला है, एम्फिसिलिन डाला है। एम्फिसिलिन क्या है, एंटीबायोटिक है। जब आप एम्फिसिलिन यहाँ पे अप्लाई करेंगे तो उस मीडियम में ये जो होस्ट सेल है ये सर्वाइव कर जाएगा, बिकॉज इसके अंदर जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए मॉलिक्यूल्स है, उस रिकॉम्बिनेंट डीएनए मॉलिक्यूल्स के अंदर एम्फिसिलिन रेजिस्टेंस जीन है, और वही जो है इस पर्टिकुलर एम्फिसिलिन से रेजिस्टेंट बनाने की एबिलिटी को मेंटेन करता है ई कोलाई सेल्स के अंदर, ठीक है। सो दैट फाइनली जो ये सेल गया है यहाँ पे सर्वाइव करेगा, और हम बोलेंगे कि यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है, और ये प्रूफ है उसका, ठीक है ना। ये जो स्टेप आपने लिया है एम्फिसिलिन मीडियम का, जो आपने स्टेप फॉलो किया है, ये प्रूफ करता है कि इस बैक्टीरिया के अंदर ये वाला डीएनए गया है, दैट मीन्स कि रिकॉम्बिनेंट गया है, और तभी ये सर्वाइव कर पा रहा है। और इसी से आप स्क्रीन कर सकते हैं कि ट्रांसफॉर्म सेल है या नहीं है, ठीक है। अब हमको क्या करना है, अब यहाँ से ई कोलाई सेल्स लेना है, कहाँ से, इस मीडियम से, क्योंकि इस मीडियम में ये सर्वाइव कर गया है। और जब सर्वाइव करेगा तो इसकी कॉलोनी इंक्रीज़ होगी, बैक्टीरिया के नंबर्स इंक्रीज़ होंगे, उनकी कॉलोनी इंक्रीज़ करेगी। तो वहाँ से कुछ बैक्टीरिया आप ले लेंगे और फिर से एक दूसरा मीडियम लेंगे, ठीक है। ये मीडियम मैंने फिर से लिया है, यहाँ पे क्या होगा, न्यूट्रिएंट्स मीडियम होगा इस ई कोलाई बैक्टीरिया का जो यहाँ से आप ले रहे हैं, ठीक है। और साथ में उसमें आप ऐड करेंगे क्या, टेट्रासाइक्लिन एंटीबायोटिक। क्या ऐड करेंगे आप यहाँ पे, टेट्रासाइक्लिन एंटीबायोटिक आप ऐड करेंगे। और टेट्रासाइक्लिन एंटीबायोटिक जब ऐड करेंगे तो वहाँ पे ये जो ई कोलाई बैक्टीरिया यहाँ से जो लिया है ये वही वाला है, और यहाँ पे जब जाएगा तो ये यहाँ पे सर्वाइव नहीं करेगा, क्योंकि आपने ऑलरेडी टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस जीन पे आपने क्या डाल रखा था, फॉरेन डीएनए लगा रखा था, तो उसकी एक्टिविटी लॉस हो गई थी, वो इनएक्टिव हो गया था। और जब इनएक्टिव हो जाएगा तो यहाँ पे वो चीज़ वर्क नहीं कर पाएगा और सेल क्या हो जाएगा, डेड हो जाएगा, ठीक है। सेल क्या हो जाएगा, डेड हो जाएगा, वो सेल सर्वाइव नहीं करेगा। और ये जो सर्वाइवल नहीं करने का जो रिज़ल्ट है यही प्रूफ करेगा कि रिकॉम्बिनेंट डीएनए उस बैक्टीरिया के अंदर है। अब आप क्या करेंगे, जैसे आपको पता चल गया कि यहाँ से जो सैंपल लिया और वो सैंपल यहाँ सर्वाइव नहीं कर रहा है, देन आपको भी ये पता चल रहा है कि यहाँ पे जो सेल्स हैं उसके अंदर रिकॉम्बिनेंट डीएनए आ चुका है, और वहीं आप प्रूफ करेंगे कि रिकॉम्बिनेंट और नॉन रिकॉम्बिनेंट डीएनए
है या नहीं है, वहाँ पे आप स्क्रीनिंग कर लेंगे। ठीक है, तो ये आपका रिकॉम्बिनेंट और नॉन रिकॉम्बिनेंट, ट्रांसफॉर्म और नॉन ट्रांसफॉर्म डिस्टिंग्विश करने का पूरा कंप्लीट प्रोसीजर है। इस प्रोसीजर को एक बार आप रिवाइज कर लीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो एक बार फिर से मैं बोल देता हूँ कि जो सेलेक्टिव मार्कर हम लोगों ने यूज़ किया है, एम्फिसिलिन, टेट्रासाइक्लिन, ये क्या है, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन है। एंड एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन इज़ ए सेलेक्टिव मार्कर्स, और ये सेलेक्टिव मार्कर्स जो हैं ये रिकॉम्बिनेंट नॉन रिकॉम्बिनेंट डीएनए मॉलिक्यूल्स को डिस्टिंग्विश करने में हेल्प करते हैं, एज वेल एज ट्रांसफॉर्म और नॉन ट्रांसफॉर्म सेल्स को भी डिस्टिंग्विश करने में हेल्प करते हैं। ठीक है, एनसीईआरटी में एक लाइन लिखी गई है कि PBR 322 में जो एक एंटीबायोटिक है वो ट्रांसफॉर्म और नॉन ट्रांसफॉर्म को डिस्टिंग्विश करने में हेल्प कर रहा है, और दूसरा एंटीबायोटिक जो दूसरा एंटीबायोटिक जीन है वो रिकॉम्बिनेंट और नॉन रिकॉम्बिनेंट को डिस्टिंग्विश करने में हेल्प कर रहा है। ठीक है, तो आप देख भी रहे हैं यहाँ पे आप एम्फिसिलिन के वजह से आपने ट्रांसफॉर्म और नॉन ट्रांसफॉर्म को सेलेक्ट किया, और यहाँ पे आपने टेट्रासाइक्लिन की वजह से आपने रिकॉम्बिनेंट और नॉन रिकॉम्बिनेंट को सेलेक्ट किया। ठीक है, तो ये यहाँ पे टॉपिक आपका फिनिश हो जा रहा है। यहाँ पे एक पॉइंट है जो कैरी करना है आपको आगे के टॉपिक के लिए, वो क्या है, इंसर्शनल इनएक्टिवेशन। ठीक है, ये जो इंसर्शनल इनएक्टिवेशन टर्म है ये आगे के टॉपिक में यूज़ होगा, तो आपको इसको दिमाग में रखना होगा। ठीक है, और कैसे ये हुआ है इंसर्शनल इनएक्टिवेशन, जब आपने फॉरेन डीएनए इस टेट्रासाइक्लिन में आपने इंसर्ट किया है तब ऐसा हुआ है, और ऐसा ही कुछ आगे होने वाला है। जो आगे का टॉपिक है वो उसी से रिलेटेड है, तो इसको आपको कैरी करना होगा। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, अभी आपने इंसर्शनल इनएक्टिवेशन के बारे में पढ़ा। इंसर्शनल इनएक्टिवेशन आपने जब पढ़ा तो वहाँ पे आपने PBR 322 वेक्टर लिया था। ठीक है, और सेलेक्टिव मार्कर्स में आपने लिया था एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन। एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन में आपने टेट्रासाइक्लिन में फॉरेन डीएनए लगाया, और फॉरेन डीएनए लगाने के बाद से टेट्रासाइक्लिन इनएक्टिव हो गया, तो वहाँ पे आपने देखा कि इंसर्शनल इनएक्टिवेशन हो गया। सिमिलरली जो आगे का टॉपिक है यहाँ पे भी क्या होने वाला है, इंसर्शनल इनएक्टिवेशन होने वाला है। ठीक है, यहाँ पे जो इंसर्शनल इनएक्टिवेशन होने वाला है ये लैक-जेड सेलेक्टिव मार्कर्स में होगा। लैक-जेड एक दूसरा सेलेक्टिव मार्कर है, और वहाँ पे फॉरेन डीएनए इंट्रोड्यूस कराएंगे, और इंट्रोड्यूस करा के हम देखेंगे कि रिकॉम्बिनेंट और नॉन रिकॉम्बिनेंट हम क्या स्क्रीन कर पा रहे हैं। ठीक है, वही हम समझने वाले हैं यहाँ पे। तो आप ध्यान दीजिए, यहाँ पे हमने यहाँ पे लिया क्या, PUC 19 लिया। PUC 19 में आपके सामने यहाँ पे दो सेलेक्टिव मार्कर दिख रहा है, एक एम्फिसिलिन रेजिस्टेंस जीन दिख रहा है आपको। ठीक है, ये एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन है, और लैक-जेड जो है ये दूसरा सेलेक्टिव मार्कर है। ठीक है, ये भी क्या है आपका सेलेक्टिव मार्कर, और ये भी सेलेक्टिव मार्कर से हमको इस टॉपिक में यूज़ करना है लैक-जेड को। ठीक है, लैक-जेड को यूज़ कैसे करेंगे, उसके पहले लैक-जेड के फंक्शंस को पढ़ेंगे। लैक-जेड का जो फंक्शन है वो ये है कि लैक-जेड जो है बीटा गैलेक्टोसाइडेज एंजाइम बनाते हैं। ये पहले आपको लर्न करना पड़ेगा, और लर्न किया भी होगा आपने। मैंने बीटा गैलेक्टोसाइडेज के बारे में लैकोपरॉन में बताया था कि लैकोपरॉन में जो स्ट्रक्चरल जीन जेड था उससे बीटा गैलेक्टोसाइडेज एंजाइम का फॉर्मेशन हो रहा था। यहाँ पे भी जेड है और वही जेड है, लैक-जेड ही है। ठीक है, लैक-जेड हम ले रहे हैं, और ये जो लैक-जेड है ये एक जीन है, और इससे जो प्रोटीन बनेगा वो एक्चुअली क्या है, एंजाइम है। कौन सा एंजाइम है, बीटा गैलेक्टोसाइडेज, और ये जीन एक्सप्रेशन के बाद बनने वाला है। मैंने आपको बताया था कि कोई भी जीन है जब एक्सप्रेस करेगा तो वो प्रोटीन बनाएगा, और यहाँ पे ये जो प्रोटीन है ये एंजाइम बना रहा है। ये जो आपको दिख रहा है एंजाइम, इसका हम पहले एक बार फंक्शन समझा दें। नॉर्मली जो होता है, यूजुअली जो आपको दिखता है, ठीक है, मैंने आपको बताया भी था लैकोपरॉन में कि ये जो एंजाइम है ये लैक्टोज को ब्रेक करता है, मतलब लैक्टोज का कैटाबॉलिज्म करेगा, और लैक्टोज को जब कैटाबोलाइज करेगा तो गैलेक्टोज और ग्लूकोज बनेगा। गैलेक्टोज और ग्लूकोज दोनों क्या है, मोनोसेकेराइड है, और लैक्टोज आपका डाइसेकेराइड है। तो डाइसेकेराइड से मोनोसेकेराइड में जो कन्वर्जन हो रहा है इसको आप बोल सकते हैं कि ये कैटाबॉलिक प्रोसेस है। ठीक है, और इस कैटाबॉलिक प्रोसेस में जो एंजाइम यूज़ हो रहा है वो बीटा गैलेक्टोसाइडेज एंजाइम है, और दिस बीटा गैलेक्टोसाइडेज एंजाइम
फॉर्म बाई लैक्जेड जीन, ठीक है। लैक्जेड जीन से एक्सप्रेस करके ये फॉर्म हो रहा है और लैक्टोज को कैटाबोलाइज कर रहा है, ठीक है। आपको ये भी बताया था कि लैक्टोज एक कॉस्टली सब्सटेंस है एक्सपेरिमेंट करने के लिए, ये मिल्क में पाया जाता है और बार बार आपको मिल्क से लैक्टोज को निकालना होगा, या तो आप लैक्टोज को आर्टिफिशियली लैब में बनाएंगे जो कि कॉस्टली होगा, ठीक है। तो आप करेंगे क्या, आप अदर कोई सब्सटेंस लेंगे या अदर कोई सबस्ट्रेट लेंगे जो लैक्टोज का सिमिलर होगा, इसका कॉपी होगा एक तरीके से फंक्शन वाइज, ठीक है। ये है क्या, एक्सगॉल है, क्या है, एक्सगॉल, जिसको एनसीईआरटी ने बोला है क्रोमोजेनिक सब्सटेंस। एक बार ध्यान से समझिए इसको, एक्सगॉल क्रोमोजेनिक सब्सटेंस है। एनसीईआरटी ने एक्सगॉल यूज़ नहीं किया है, ये सबस्ट्रेट है, जैसे कि लैक्टोज था सबस्ट्रेट वैसे ये भी सबस्ट्रेट है। बट ये जो सबस्ट्रेट है ये जब वर्क करेगा तो कलर के बिहाफ पर स्क्रीनिंग में हेल्प करेगा। किसके स्क्रीनिंग में हेल्प करेगा, रिकॉम्बिनेंट और नॉन रिकॉम्बिनेंट डीएनए मॉलिक्यूल्स को स्क्रीन आउट करने में, ठीक है। कलर के हिसाब से ये स्क्रीन कर देगा, ठीक है। आगे आप देखेंगे तो ये पहले समझ लीजिए कि जो आपने क्रोमोजेनिक सब्सटेंस लिया वो एक्चुअली क्या है, लैक्टोज का कॉपी है, लैक्टोज का एनालॉगस है। एनालॉगस मतलब उसके जैसा है, क्योंकि वो यहाँ पे लैक्टोज की तरह वर्क करेगा। कौन, एक्सगॉल, ठीक है। एक्सगॉल वर्क करना स्टार्ट किया, कैसे वर्क करेगा, जब इसमें आप एंजाइम देंगे, एंजाइम एज इट इज़ बीटा गैलेक्टोसाइडेज, और बीटा गैलेक्टोसाइडेज लैक्जेड जीन से एक्सप्रेस होके फॉर्म हो रहा है। जब ये एंजाइम इस पे वर्क करेगा, ठीक है, ये क्या है, सबस्ट्रेट है और ये क्या है, एंजाइम है। एंजाइम सबस्ट्रेट का कॉन्सेप्ट आपको पता है, आपने क्लास 11th बायोमॉलिक्यूल्स में एंजाइम टॉपिक पढ़ा है, तो आपको ये पता होगा कि ये सबस्ट्रेट है और ये एंजाइम है, और दोनों जब इन्वॉल्व होते हैं तो रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ जाता है। हमको ये समझना है कि रिएक्शन हुआ, रिएक्शन की रेट फास्ट हुई और लास्ट में जो प्रोडक्ट मिला वो कलरफुल प्रोडक्ट मिला। क्या मिला, कलरफुल प्रोडक्ट। और यहाँ पे कौन सा कलर मिल रहा है आपको, ब्लू कलर मिल रहा है। क्या मिल रहा है आपको, ब्लू कलर। तो यहाँ पे आप लिख लो कि हमें क्या मिला, कलरफुल प्रोडक्ट मिला, ठीक है। और कलरफुल प्रोडक्ट जो मिल रहा है वो एक तरीके से इंडिकेशन किसका है, नॉन रिकॉम्बिनेंट मॉलिक्यूल्स का है, ठीक है। किसका इंडिकेशन है, नॉन रिकॉम्बिनेंट मॉलिक्यूल्स का वो इंडिकेशन है। कैसे ये नॉन रिकॉम्बिनेंट मैं बोल रहा हूँ आगे समझ में आ जाएगा आपको, ठीक है। अब आप क्या करेंगे, थर्ड स्टेप में सबस्ट्रेट आप कांस्टेंट रखेंगे। सबस्ट्रेट वही होगा जो आपने सेकंड स्टेप में लिया। आप यहाँ पे चाहो तो नंबरिंग कर सकते हैं, ये फर्स्ट स्टेप था, ये सेकंड स्टेप, ये थर्ड स्टेप। ये दोनों जो है लेबोरेटरी में होता है, ठीक है। जब आप जेनेटिक इंजीनियरिंग से रिलेटेड कोई काम करेंगे तो ये वाला ऑप्शन यूज़ करेंगे आप, ठीक है। तो आपने क्या किया, यहाँ पे एक्सगॉल लिया। एक्सगॉल के लिए जो एंजाइम लिया वो बीटा गैलेक्टोसाइडेज से डिफरेंट है, थोड़ा डिफरेंट है, ठीक है। इसको ऐसे समझ लीजिए कि जब प्रोटीन फॉर्म होता है बीटा गैलेक्टोसाइडेज तो कुछ चेंज हो जाता है उसके अंदर। चेंज क्यों हो रहा है ये दूसरा मैटर है, इससे हमारा कोई रिलेशन नहीं है। सिंपली ये समझना है कि कोई चेंज हुआ और चेंज की वजह से हमने उस बीटा गैलेक्टोसाइडेज एंजाइम को अल्फ़ा बोल दिया, या कोई और भी नाम दे सकते हैं आप, ठीक है। अल्फ़ा मैं दिया हूँ, आप अल्फ़ा दीजिए, आप दूसरा भी दे सकते हैं, बट आपको ये ध्यान में होना चाहिए कि अब वो बीटा गैलेक्टोसाइडेज वाला प्रॉपर्टी ख़त्म हो गया, ठीक है। जब प्रॉपर्टी ख़त्म हो जाएगी तो क्या होगा, यहाँ पे जो प्रोडक्ट मिलेगा वो कलरलेस मिलेगा। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि जो यहाँ पे अल्टर बीटा गैलेक्टोसाइडेज एंजाइम है, अल्टर बीटा गैलेक्टोसाइडेज एंजाइम यहाँ पे जो है, ठीक है, ये जो एंजाइम है ये लैक्जेड डैश से बना है। यहाँ पे लैक्जेड से बना था ये, बट ये जो अल्फा गैलेक्टोसाइडेज एंजाइम है अब ये किससे फॉर्म हो रहा है, लैक्जेड डैश से फॉर्म हो रहा है। लैक्जेड डैश का मतलब यहाँ पे ये है कि हमने लैक्जेड वाले प्लेस पे क्या किया है, फॉरेन डीएनए इंसर्ट किया है, ठीक है। ध्यान देना, यहाँ पे हमने क्या किया, फॉरेन डीएनए इंसर्ट किया, और जैसे ही फॉरेन डीएनए इंसर्ट किया तो लैक्जेड इनएक्टिव हो गया। क्या हो गया, लैक्जेड इनएक्टिव होगा। और वहीं पे आप फिर से क्या यूज़ करेंगे, आप इंसर्शनल इनएक्टिवेशन टर्म आप यूज़ करेंगे,
ठीक है, ध्यान दीजिएगा। आपने क्या किया, लैग जेड को इनएक्टिव कर दिया। कैसे इनएक्टिव कर दिया, आपने फॉरेन डीएनए वहाँ पे लगा दिया, तो वो जो लैग जेड है वो अपनी जो नेचुरल क्वालिटी थी, एबिलिटी थी उसकी, वो लॉस हो गई, जिसको बाद में हम लैग जेड डैश से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। उस जीन को हम चेंज होने के बाद क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, लैग जेड डैश की तरह रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और उसका प्रोडक्ट भी डिफरेंट मिल रहा है। वो जो एंजाइम है वो उसका प्रोडक्ट है और वो अलग है बीटा गैलेक्टोसाइडेज से। इसलिए यहाँ पे जो रिजल्ट मिल रहा है वो कलरलेस मिल रहा है, और कलरलेस मिलने से ये मालूम चला कि ये जो स्टेप हुआ, ठीक है, इस स्टेप में हमने लैग जेड जो है चेंज करके लैग जेड डैश में कन्वर्ट किया, और लैग जेड डैश जो है वो रिकॉम्बिनेंट जीन्स का एक साइन हो जाएगा, ठीक है ना, रिकॉम्बिनेंट मॉलिक्यूल्स का एक साइन हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका प्रूफ हो गया। और यहाँ पे भी आपने देखा कि इंसर्शनल इनएक्टिवेशन यूज़ हुआ है, यहाँ पे क्रोमोजेनिक सब्सटेंस यूज़ हुआ है, यहाँ पे जो रिजल्ट मिला है वो कलर के बिहाफ पे मिला है, और उसके बिहाफ पे आप नॉन रिकॉम्बिनेंट और रिकॉम्बिनेंट डिस्टिंग्विश कर रहे हैं। एक बार मैं रिजल्ट को फिर से डिस्कस कर लेता हूँ। यहाँ पे जो ब्लू मिला है रिजल्ट वो विदाउट चेंज मिला है, किसमें, लैग जेड में। बट यहाँ पे आपने जब डीएनए या फॉरेन डीएनए आपने इंसर्ट कर दिया तो ये जो लैग जेड है वो लैग जेड डैश में कन्वर्ट हो गया है, और यहीं पे आपने क्या किया है, आपने रिकॉम्बिनेशन करने की कोशिश की है, ठीक है, और इसीलिए यहाँ पे रिजल्ट आपको अलग मिला है और कलर के बिहाफ पे रिजल्ट मिल रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो ये आपका हो गया। अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक जो है वो वेक्टर से रिलेटेड है, बट वो प्लांट और एनिमल का दो अलग अलग केस है, ठीक है। मैं एक बार फिर से बोल दूं कि अभी भी हम वेक्टर टॉपिक में ही हैं। यहाँ पे हमने PUC 19 पढ़ा, अब हम प्लांट का एक सेपरेट वेक्टर लेके चल रहे हैं, और देन लास्ट में लेके चलेंगे एनिमल का वेक्टर, ठीक है। तो जो प्लांट का वेक्टर लेके चल रहे हैं वो जो मैं एग्जांपल ले रहा हूँ वो डाइकॉट में अप्लाई होगा, क्योंकि जो वेक्टर मैंने लिया है वो है आपका TI प्लाज्मिड। TI प्लाज्मिड, TI स्टैंड फॉर ट्यूमर इंड्यूसिंग, ध्यान देना होगा। TI स्टैंड फॉर ट्यूमर इंड्यूसिंग, मतलब हम ऐसा प्लाज्मिड ले रहे हैं जो ट्यूमर कॉज करेगा, और ट्यूमर जब कॉज करेगा तो डाइकॉट प्लांट्स में एक पर्टिकुलर डिजीज़ क्रिएट करेगा। वो डिजीज़ होगा आपका क्राउन गॉल डिजीज़। क्या होगा, क्राउन गॉल डिजीज़। मैंने यहाँ पे मेंशन कर रखा है, देखो ये क्या है, एक बैक्टीरिया है। बैक्टीरिया का नेम आपको लर्न करना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। बैक्टीरिया का नेम क्या है, एग्रोबैक्टीरियम ट्यूबिफेसेंस। एग्रोबैक्टीरियम ट्यूबिफेसेंस ये ओनली डाइकॉट में इन्फेक्शन करता है, डाइकॉट प्लांट्स में। और डाइकॉट प्लांट्स में जब इन्फेक्शन करता है तो ये क्राउन गॉल डिजीज़ करता है वहाँ पे, ठीक है। क्राउन गॉल ट्यूमर के वजह से होता है, ये चीज़ ध्यान देना होगा। और ऐसा इसलिए क्योंकि एग्रोबैक्टीरियम के अंदर एक प्लाज्मिड है जिसका नाम है TI प्लाज्मिड। एक बार फिर से मैं रिपीट कर दूं, एग्रोबैक्टीरियम के अंदर क्या है, TI प्लाज्मिड है, ठीक है। और TI प्लाज्मिड मैंने आपको बताया कि TI जो स्टैंड कर रहा है वो ट्यूमर इंड्यूसिंग के लिए है। किसके लिए है, ट्यूमर इंड्यूसिंग के लिए। यही वो प्लाज्मिड है जो इस डिजीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है, ये चीज़ ध्यान देना होगा। और वहाँ पे जो डिजीज़ हो रहा है वो ट्यूमर के वजह से हो रहा है, और ट्यूमर में आपको पता है कि नंबर ऑफ डिवीजन्स जो है वो बढ़ जाते हैं और डिफरेंशिएशन नहीं होता है। सेल्स में डिवीज़न बढ़ जाते हैं बट डिफरेंशिएशन नहीं होता है, तो वहाँ पे ट्यूमर का फॉर्मेशन होता है, और वो एक मास की तरह होता है। और यहाँ पे उसको क्या बोल रहे हैं, उस डिजीज़ को आप क्राउन गॉल डिजीज़ बोल रहे हैं। और डाइकॉट में ये पॉसिबल है, मोनोकॉट प्लांट इस पर्टिकुलर बैक्टीरिया से रेजिस्टेंट होते हैं, ये भी लाइन नोट कर लीजिएगा, ठीक है। तो ये जो बैक्टीरिया है उस बैक्टीरिया के अंदर ये जो है TI प्लाज्मिड है, ये नेचुरली प्रेजेंट है, और इसको हम जेनेटिक इंजीनियरिंग में यूज़ कर रहे हैं। ये लाइन ध्यान दीजिएगा, ये नेचुरली प्रेजेंट है एग्रोबैक्टीरियम में। कौन प्रेजेंट है, TI प्लाज्मिड प्रेजेंट है, और ये जेनेटिक इंजीनियरिंग में एज इट इज़ हम यूज़ करते हैं, ठीक है। इसीलिए हम इसको बोलते हैं क्या, नेचुरल जेनेटिक इंजीनियर। TI प्लाज्मिड को क्या बोलते हैं, नेचुरल जेनेटिक इंजीनियर बोलते हैं, ठीक है। तो पहले तो इसका स्ट्रक्चर हम देख लेते हैं। स्ट्रक्चर आपके सामने दिख रहा है, ये आपका एक सर्कुलर डबल स्ट्रैंडेड DNA है जिसकी लेंथ जो है वो 200 kb की है। मतलब कि इसमें नंबर ऑफ जो
बेस पेयर्स हैं वो 200 किलो बेस पेयर्स हैं इस डीएनए में, इस प्लाज्मिड में, ठीक है। और इस प्लाज्मिड के अंदर एक सेगमेंट है जिसको बोल रहे हैं टी डीएनए। क्या बोल रहे हैं? टी डीएनए। यहाँ पे जो टी है वो स्टैंड कर रहा है ट्रांसफ़र के लिए। ये चीज़ ध्यान देना कि टी किसके लिए? ट्रांसफ़र टर्म के लिए। और टी आई किसके लिए था? ट्यूमर इंड्यूसिंग के लिए था। ये चीज़ बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। वो बच्चे ये सोचते हैं कि ये जो टी है इसके लिए ट्यूमर यूज़ करना है, जबकि ऐसा नहीं है। इस टी के लिए आपको ट्रांसफ़र यूज़ करना है और इस टी आई के लिए आपको ट्यूमर इंड्यूसिंग यूज़ करना है, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान देना होगा। और ये जो टी डीएनए है इसकी लेंथ है 15 to 30 kb है, ठीक है। लेंथ से कोई मतलब नहीं है, बट मैं आपको बता दे रहा हूँ आपको। और कुछ और भी पार्ट्स है लाइक विरजिन है और आई तो आपको पहले से पता है, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। तो एक बार फिर से देखते हैं कि जब हम टी डीएनए को हम देख रहे हैं कि टी डीएनए एक पार्ट है और ये जो पार्ट है ये ट्रांसफ़र होता है, इसलिए इसका नाम क्या है? टी डीएनए है। और ये जब ट्रांसफ़र होता है तो ये ही वो जीन है जो ट्यूमर कॉज करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। पूरे टी आई प्लाज्मिड में जो टी डीएनए सेगमेंट है यही वो सेगमेंट है जो ट्यूमर कॉज करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो करना क्या रहता है हमको? इस टी डीएनए को हमको रिप्लेस करना होता है किसी अदर फॉरेन डीएनए से। हम फॉरेन डीएनए इस टी डीएनए वाले प्लेस पे अगर लगा देते हैं तो ये जो टी आई प्लाज्मिड है वो रिकॉम्बिनेंट टी आई प्लाज्मिड हो जाएगा। एक बार फिर से रिपीट कर दूं कि जो आपके सामने ये डायग्राम दिख रहा है ये एक्चुअली किसका डायग्राम है? टी आई प्लाज्मिड का है। और टी आई प्लाज्मिड का जो फुल नेम है वो क्या है? ट्यूमर इंड्यूसिंग प्लाज्मिड, ठीक है। मतलब ट्यूमर कॉज करने वाला प्लाज्मिड, ठीक है। और क्यों कॉज कर रहा है? क्योंकि इसके अंदर एक फ्रेगमेंट है जो है टी डीएनए। टी डीएनए फ्रेगमेंट जो है ये ट्यूमर के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो क्यों ना हम इसको जेनेटिक इंजीनियरिंग में एक्सप्लॉइट करें। हम एक्सप्लॉइट कैसे करेंगे? हम टी डीएनए को रिमूव कर देंगे और उसके जगह पे फॉरेन डीएनए लगा देंगे। और जब फॉरेन डीएनए लगाएंगे तो टी आई प्लाज्मिड जो होगा वो रिकॉम्बिनेंट टी आई प्लाज्मिड में कन्वर्ट हो जाएगा। देन इसको आप किसी होस्ट सेल्स के अंदर डाल सकते हैं। जैसे डाइकॉट इसका होस्ट है तो डाइकॉट के अंदर इसको डाल देंगे तो वहाँ जाकर फॉरेन डीएनए एक्सप्रेस करेगा और कोई प्रोडक्ट बना लेगा। तो आपका एक जेनेटिक इंजीनियरिंग का एक टास्क कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका टी आई प्लाज्मिड हो गया। अब हम आते हैं नेक्स्ट जो है नेक्स्ट है आपका रेट्रोवायरस। रेट्रोवायरस आल्सो एक्ट एज अ वेक्टर इन एनिमल केस, ठीक है। जब आप एनिमल केस में बात करते हैं तो रेट्रोवायरस एक वेक्टर की तरह काम करता है। और इसको हम कंपेयर किससे कर रहे हैं? हम कंपेयर कर रहे हैं टी आई प्लाज्मिड से, क्योंकि टी आई प्लाज्मिड भी डिजीज़ कॉज कर रहा था और रेट्रोवायरस भी डिजीज़ कॉज करेगा। कौन सा डिजीज़ कॉज करेगा? कैंसर कॉज करेगा। तो हम रेट्रोवायरस को सिमिलर किसके रख रहे हैं? हम टी आई प्लाज्मिड के सिमिलर रख रहे हैं। टी आई प्लाज्मिड प्लांट में ट्यूमर कॉज कर रहा है और रेट्रोवायरस जो है एनिमल में ट्यूमर कॉज कर रहा है। तो करना क्या होगा हमको? रेट्रोवायरस के हमको जीन की स्टडी करनी होगी। रेट्रोवायरस का जो जीन होगा वो आरएनए होगा। आपको पता है कि कोई भी रेट्रोवायरस है उसका जो जेनेटिक मटेरियल है वो आरएनए है। तो हम उसके आरएनए की स्टडी करेंगे या उसके आरएनए से बनने वाले डीएनए की स्टडी करेंगे और हम देखेंगे कि कितना इसमें अनवांटेड सीक्वेंस है, ठीक है। उस जेनेटिक मटेरियल में कितना अनवांटेड सीक्वेंस है। उस अनवांटेड सीक्वेंस को, ठीक है, आप ऐसे भी बोल सकते हैं कि जो हार्मफुल जो है, जो डिजीज़ कॉज करने वाला जो पार्ट है उसको आप रिमूव कर देंगे। वो ज़्यादा होगा बेटर आपको समझाना। अनवांटेड में ये होगा कि हो सकता है कि वो हार्मफुल हो या ना हो, बट जैसे ही मैं बोलूँगा कि डिजीज़ जो पार्ट कॉज कर रहा है, जो पार्ट डिजीज़ कॉज कर रहा है रेट्रोवायरस के जीनोम का, उस पार्ट को हम रिमूव कर देंगे और उसके जगह क्या करेंगे? हम फॉरेन डीएनए लगा देंगे। तो जैसे ही फॉरेन डीएनए लगाएंगे तो अब वो रेट्रोवायरस कैसा हो जाएगा? रिकॉम्बिनेंट रेट्रोवायरस हो जाएगा। कैसा हो जाएगा? रिकॉम्बिनेंट रेट्रोवायरस हो जाएगा, ठीक है। और वैसे ही वर्क करेगा जैसा कि रिकॉम्बिनेंट टी आई प्लाज्मिड कर रहा था, ठीक है। इसमें एक पॉइंट है, एक वर्ड है जिसको बहुत बारीकी से, बहुत फाइन तरीके से आपको ध्यान देना है। वो क्या है? डिसआर्म्ड। एक टर्म मिलेगा आपको, डिसआर्म्ड। डिसआर्म का मतलब होता है कि अपने आर्म को इनएक्टिव कर देना या हटा देना, ठीक है। जो आपका आर्म है, जैसे सपोज दैट आपके पास गन है या एटम बम है, ठीक है, ये क्या है? आपका हथियार है ये, और ये हथियार आपसे छीन लिया जाए तो आप
कमज़ोर हो जाएंगे। सिमिलरली टीआई प्लाज्मिड और रेट्रोवायरस के अंदर जो डिजीज़ कॉज करने वाला जो एबिलिटी है वो उसका हथियार है, वो उसका आर्म है। और उस आर्म को आप अगर रिमूव करके उसकी जगह फॉरेन डीएनए लगा दे रहे हैं तो आप क्या कर रहे हैं, उसको डिसआर्म्ड कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, उसको आप डिसआर्म कर रहे हैं। और यही चीज़ आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, यही चीज़ आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। आप यहाँ पे भी क्या कर रहे हैं, आप टी डीएनए को हटाकर फॉरेन डीएनए लगा रहे हैं तो यहाँ पे भी डिसआर्म कर रहे हैं। और रेट्रोवायरस में जो डिजीज़ कॉज करने वाला जो पार्ट है जीनोम का या उसके जेनेटिक मटेरियल का, वो आप हटा रहे हैं तो वहाँ पे भी आप डिसआर्म्ड कर रहे हैं। ठीक है, क्या कह रहे हैं, डिसआर्म्ड। ठीक है, तो ये आपका टॉपिक फिनिश हो गया। ठीक है, अब इसके बाद जो टॉपिक है आपका वो है इलेक्ट्रोफोरेसिस है। इलेक्ट्रोफोरेसिस के बाद हम ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस पढ़ेंगे। ठीक है।